हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। जान लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। बेसिकली जो भी आपके एनवायरनमेंट में है जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोयल, पेट्रोलियम। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। कितने तरीके के होते हैं रिसोर्सेज? तो बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। एक तो एग्जॉस्टेबल और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टेबल या फिर नॉन एग्जॉस्टेबल। तो जो एग्जॉस्टेबल होता है वो तो प्रेजेंट होता है लिमिटेड क्वांटिटी में। एग्जॉस्टेबल का मतलब जो ख़त्म हो जाए, कुछ टाइम के बाद में ख़त्म हो जाए, या फिर एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, जैसे कि कोयल और पेट्रोलियम। और इनएग्जॉस्टेबल वो होता है जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। एग्जांपल है इसके एयर और वाटर। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये बेसिकली है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है जिसे कि हम यूज़ कर सकते हैं उनका इस तरीके से यूज़ करना कि उनका एक तो वेस्ट ना हो और साथ में कंजर्व रहे फ्यूचर के लिए भी। जैसे कि देखिए, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो कुछ टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ऐसे ही उनका कम यूज़ करना मीन्स जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोयल या फिर पेट्रोलियम के प्लेस पे कुछ और यूज़ करना। तो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे और साथ ही साथ वेस्ट भी ना हो। इसमें नेक्स्ट बात आती है गंगा एक्शन प्लान की, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में गैप बोलते हैं। ये जो स्टार्ट करा गया था ये प्लान, ये स्टार्ट करा गया था जो गंगा रिवर है उसके वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो वाटर पॉल्यूशन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, जो नदियाँ वगैरह होती हैं उसमें जैसे सीवेज वगैरह का जो सीवेज वाटर है वो डायरेक्टली नदियों वगैरह में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बेसिकली उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। ये जो गंगा एक्शन प्लान है ये स्टार्ट करा गया था 1985 में। ये एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट करा गया था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गंगा। अब कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर इज़ इंडिकेटेड बाय, अब कंटामिनेशन का पता कैसे लगता है कि जैसे कि कोई पानी ख़राब है या फिर जो कोई नदी है उसका पानी ख़राब हो चुका है या फिर कोई प्रॉब्लम है पानी में, वो किस तरीके से पता लगता है? तो दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट तो कोलीफॉर्म एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया के जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। कोलीफॉर्म अगर उस पानी में प्रेजेंट है, द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म whose presence indicate contamination by disease causing bacteria, मीन्स वहाँ पे डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर कोलीफॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वाटर की पीएच से पता लगाया जा सकता है, और ये जो पीएच होती है वाटर की वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उससे इजीली चेक की जा सकती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या है कि नेचुरल रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करना फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे और साथ साथ में वेस्ट भी ना हो। तो कुछ मेथड्स तो होंगे ना इन्हें सेव करने के, तो कुछ मेथड्स में से फर्स्ट है 3R में, जो 3R में 3R है। फर्स्ट वाले आर का मतलब है रिड्यूस, मीन्स जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना उनका मिनिमम अमाउंट में यूज़ करो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। दूसरा है रिसाइकिल अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका आप बार बार यूज़ कर सकते हैं या फिर बार बार उसे मॉडिफाई वगैरह करके यूज़ में ला सकते हैं, तो उसे रिसाइकिल मतलब कि दोबारा से यूज़ ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट है रीयूज़, मीन्स किसी भी चीज़ को एक बार यूज़ करने के बाद में उसे फेंकने की बजाय उसका मल्टीपल टाइम्स यूज़ कीजिए। जैसे कि फर्स्ट है रिड्यूस में फर्स्ट पॉइंट है स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, मतलब कि जब अगर बिजली वगैरह, जब आपको किसी भी रूम वगैरह में लाइट की ज़रूरत नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करना। आप उस टाइम पर जब नीड नहीं है फ़ैन वगैरह को ऑफ़ कर सकते हैं। दूसरा है जो
टैप वगैरह लीक हो जाती है, उसे आप ठीक करा सकते हैं ताकि वाटर जो है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जो पीने के लिए यूज़ में लाया जा सकता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो फूड है उसे आप वेस्ट ना करें। तो ये तो हो गया रिड्यूस, मतलब कम अमाउंट में यूज़ करने हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा है रिसाइकिल। रिसाइकिल में देखिए जो प्लास्टिक, ग्लास, मेटल आइटम्स हैं उनसे आप मतलब कि दोबारा से कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को ऐसे फेंकने की बजाय, फेंकने से क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो फेंकने की बजाय क्या किया जाए, उससे कुछ अगर नया बन सकता है तो वो बनाया जाए। तो ये आ गया रिसाइकलिंग में। थर्ड है रीयूज़। रीयूज़ में क्या है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे दे कैन बी यूज्ड अगेन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फेंकने के बजाय आप उन्हीं चीज़ों का दोबारा से यूज़ करें। जैसे कि ऐसे समझिए कोई बॉटल है तो आपने कोई वाटर बॉटल ली और आपने उसमें से पानी पिया और फिर आपने वो वहीं पे फेंक दी, तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, उसे आप दोबारा से पानी उसमें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से रीयूज़ का एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद में है रीयूज़ इज़ बेटर देन रिसाइकलिंग एज इट्स सेव एनर्जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे असर्शन रीज़न वगैरह में पूछा जा सकता है कि रीयूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रिसाइकलिंग से, क्योंकि रिसाइकलिंग में क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पूरा जो प्रोसीजर होता है वो दोबारा से किया जाता है। जैसे कि अगर प्लास्टिक का कुछ और दोबारा से कुछ बनाना है तो क्या होगा, तो फैक्ट्रीज़ वगैरह में, मतलब कुछ ऐसा फैक्ट्रीज़ वगैरह में उसे बनाया जाएगा तो दोबारा से बनाने में उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिसोर्सेज तो वहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं ना, तो इसलिए रीयूज़ जो है वो बेटर ऑप्शन है। वी नीड टू यूज़ आवर रिसोर्सेज केयरफुली। हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके, मतलब कि केयर के साथ में यूज़ करना है। वो क्यों करना है, उसके रीज़न है क्योंकि एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो भी बढ़ रही है। और दूसरा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट पे प्रेजेंट है। तो दो इसके रीज़न है जिसकी वजह से हमें केयरफुली रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न तो है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और दूसरा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है। नेक्स्ट एक टर्म सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सो सस्टेनेबल मैनेजमेंट, management of resources wisely so that they meet current basic need while preserving them for the need of future generation. तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऐसा ही है जैसे कि हमने मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था ना, कि किस तरीके से यूज़ करना रिसोर्सेज को, वे फ्यूचर जनरेशन के लिए बच भी जाए और करंट जनरेशन जो चल रही है उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा करें। सो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए। सो फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब कि आगे का सोच के चलना। कि जैसे कि आपने सुना भी होगा या फिर कहीं पे पढ़ा हो कोई आर्टिकल वगैरह, उसमें बताया जाता है कि जैसे कि 2045 तक 2060 तक क्या होगा, ये जो रिसोर्स है ये इतना हो जाएगा। एक तरीके से डेटा वगैरह, मतलब एनालाइज करना चीज़ों को कि उस टाइम तक क्या हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ रिसोर्स कम होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक तो उसे किस तरीके से सेव किया जा सकता है, फिर क्या उसके अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करे जा सकते हैं। जैसे कि वाटर पॉल्यूशन है, अब वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पानी को साफ़ करने के मेथड्स भी बढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव तरीके भी देखने को मिल रहे हैं जिससे कि पानी को साफ़ किया, मतलब प्योरीफाई किया जाए और उसे यूज़ में लाया जाए। तो इस तरीके से क्या है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के थ्रू चीज़ें आसान हो जाती हैं, जो मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का वो आसान हो जाता है। सेकंड है सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट है उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करना, ताकि जो वेस्ट है, कोई भी रिसोर्स, जो वेस्ट रिसोर्स है वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे ह्यूमन लाइफ में। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज
so that all economic sections benefit from these resources. मीन्स जो करंट जनरेशन चल रही है उसमें हर एक सेक्शन को रिसोर्सेज जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मिल रही हो. ये बात हो गई सस्टेनेबल मैनेजमेंट की. नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स फॉरेस्ट जो ट्रीज़ वगैरह है उन्हें कंजर्व करना, डिफॉरेस्टेशन को कम करना, प्लांट्स को, एनिमल्स को कंजर्व करना, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन्हें कंजर्व, जो मतलब कि एंडेंजर स्पीशीज़ उन्हें कंजर्व करना. तो ये सब क्या आता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आता है. तो फर्स्ट टर्म इसमें है बायोडाइवर्सिटी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता बायोडाइवर्सिटी होती क्या है. सो किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वो ये है कि वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, कौन कौन से स्पीसीज़ प्रेजेंट है, मींस बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सब कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, यही वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है. हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट है इट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मीन्स बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जहाँ पे हो, बहुत सारे तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स हो वहाँ पे, बर्ड्स हो, ये सब उसे बोलते हैं हॉट स्पॉट. स्टेक होल्डर बोलते हैं कोई एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर समथिंग. मीन्स किसी चीज़ में किसी इंसान का इंटरेस्ट हो या फिर फिक्र हो, कंसर्न हो, तो उसे बोलते हैं स्टेक होल्डर. फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? सो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर तीन होते हैं. फर्स्ट, लोकल पीपल. लोकल जो पीपल होते हैं बेसिकली वो तो अपने सर्वाइवल के लिए ही फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं. दूसरा होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. मीन्स गवर्नमेंट जो है, जो लैंड वगैरह लेती है अपने कंट्रोल में और वहाँ से जो रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं फॉरेस्ट से वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मीन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे. और तीसरा होता है इंडस्ट्रियलिस्ट वाइल्ड लाइफ, हु यूज़ वेरियस, हु वांट टू कंजर्व. मीन्स इंडस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ ऐसा है जैसे कि जो फॉरेस्ट वगैरह के जो रिसोर्सेज हैं उसे यूज़ भी कर रहे हैं और साथ साथ में उन्हें कंजर्व भी कर रहे हैं. नेक्स्ट इंस्टांसेस वेयर वेरियस पीपल हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो फर्स्ट है खेजड़ी ट्री. और ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पॉइंट याद होना चाहिए. तो फर्स्ट है खेजड़ी ट्री. सो ये स्टार्ट करा था अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में, और उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसे सेक्रीफाइस कर दिया था फॉरेस्ट को बचाने के, मीन्स ट्रीज़ को बचाने के लिए. और ट्रीज़ कौन से? खेजड़ी ट्री. और ये कहाँ पे है? राजस्थान के एक विलेज में. और उनके साथ साथ में 363 पीपल और थे जिन्होंने खेजड़ी ट्री के प्रोटेक्शन के लिए काम करा उनके साथ में. सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया अमृता देवी बिश्नोई. एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड बनाया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए. मीन्स अगर कोई वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहा है, फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहा है, ट्री को कंजर्व कर रहा है और एक अलग लेवल पे जाके ट्रीज़ वगैरह को कंजर्व कर रहा है, मीन्स आप खुद सोचिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था ट्रीज़ को बचाने के लिए. तो उन्होंने क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं के नाम पे एक अवार्ड बनाया है, नेशनल अवार्ड, जो कि जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं उन्हें दिया जाता है इनकी मेमोरी में. सो फर्स्ट क्लियर हो गया होगा खेजड़ी ट्री. और ध्यान रखिए कि राजस्थान में है. सेकंड है चिपको आंदोलन. चिपको मूवमेंट भी बोला जाता है. तो चिपको आंदोलन में क्या था? दिस मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन अ रिमोट विलेज इन गरवाल विलेज इन गरवाल. जो ये मूवमेंट है गरवाल में चलाया गया था. वुमेन ऑफ द विलेज रीच द फॉरेस्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्टर मैन केम टू कट द ट्रीज. वुमेन क्लैस्प द tree trunk, thus preventing the workers from felling the trees. The Chipko movement quickly spread across communities and forced government to rethink their priorities in the use of forest product. चिपको मूवमेंट क्या है? बेसिकली फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने या फिर
फॉरेस्ट को काटने से, डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए जो वुमेन थी गढ़वाल विलेज, जो गढ़वाल में एक विलेज था वहाँ पे, तो वुमेन वहाँ की वुमेन ने ट्रीज़ को बचाने के लिए, जब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काटने के लिए आए ट्रीज़ को, तो वहाँ पे पहुँच गए और एक तरीके से ट्रीज़ को बचाने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने क्या करा, ट्रीज़ को ऐसे वो हक करके सबके सब ने ट्रीज़ को हक कर लिया और मतलब काटने नहीं देते वो ट्रीज़ को, जिसकी वजह से वो इतनी इंटेंसिटी थी उस मूवमेंट की कि जो गवर्नमेंट है उसने भी दोबारा सोचा कि मतलब इस तरीके से किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है और प्रोडक्ट्स वगैरह, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ भी किया जा सकता है। थर्ड है वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिवाइव द डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट ऑफ अराबरी। नेक्स्ट है वाटर फॉर ऑल। सो वाटर बेसिक नेसेसिटी है, रेन इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का, और जो इरिगेशन मेथड है, इरिगेशन मेथड्स है लाइक डैम, टैंक, कैनाल हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट है डैम्स। डैम्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को स्टोर किया जाता है और ये वाटर स्टोर किया जाता है इरिगेशन वगैरह के लिए, और दूसरी इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम के नेम हैं, एग्जांपल दिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डैम का नाम दे के ही पूछ सकते हैं कौन सी रिवर पे है, तो ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। टिहरी डैम गंगा रिवर पे, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर, भाखड़ा नागल डैम सतलज रिवर पे। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि हीराकुद डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे, और ये लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है वर्ल्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हीराकुद डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे है और लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है, 26 किलोमीटर इन लेंथ, और ये वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है। टिहरी डैम जो है वो एशिया का हाईएस्ट डैम है, 261 मीटर हाइट है, और भाखड़ा नागल डैम जो है वो एशिया का सेकंड हाईएस्ट डैम है, जो कि 225.5 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या क्या है डैम की। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, इरिगेशन के पर्पज़ के लिए, और वाटर की जो मतलब कंटिन्यूस सप्लाई होती है सिटीज़ और टाउन्स में। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे तो कुछ ना कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो ऐसा ही इसके साथ में है। डैम की फर्स्ट है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में है कि जो बहुत सारे ट्राइबल्स वगैरह हैं उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती है डैम्स को बनाने के लिए। दूसरा है दे डू नॉट गेट एडिक्वेट कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन। मीन्स सोशल प्रॉब्लम में है कि जो ट्राइबल्स वगैरह है, ट्राइबल्स आर डिस्प्लेस्ड एंड रेंडर्ड होमलेस एंड दे डू नॉट गेट एडिक्वेट कंपनसेशन। मीन्स उन्हें मुआवजा वगैरह भी नहीं दिया जाता उस वहाँ से, मीन्स हटने के लिए, अपनी जगह छोड़ने के लिए। सेकंड है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में है डिफॉरेस्टेशन। मीन्स कई बार पेड़ वगैरह को काट के जगह खाली कराई जाती है, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। डिफॉरेस्टेशन होगी तो वहाँ पे प्लांट्स भी मीन्स प्लांट्स भी नहीं है, और जो एनिमल्स वहाँ पे रह रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, और इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में ये है बेसिकली। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये है कि बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में मनी होती है वो यूज़ होती है इसमें, और इतना ख़ास बेनिफिट इन लोगों को मिलता नहीं है, और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल अमाउंट में नहीं किया जाता इसमें। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो रेन वाटर को रेन वाटर को इस कुछ टेक्निक्स के थ्रू इस तरीके से इकट्ठा किया जाता है ताकि उसे यूज़ करा जा सके, और यूज़ करा जा सके। दूसरा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसे रेज करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। सो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि आज ही चलिए, मीन्स अभी चलिए, कुछ टाइम पहले, ये ना बहुत टाइम पहले से चलती आ रही इंडिया में, इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। सो कुछ मेथड्स हैं वाटर हार्वेस्टिंग के। तो फर्स्ट मेथड, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फैक्ट बेस्ड, मीन्स जिसमें आपको
पर्टिकुलर किसी चीज़ों के नाम याद होने चाहिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर मीन्स नेमिंग ईयर, ऐसा कुछ अगर पूछा जा रहा है। और आते भी हैं क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। सो मीन्स नहीं, किसी को भी नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आपको क्या करना है, जैसे कि एक बार टाइम मिल रहा है, अब ये जो वीडियोस हैं ये DSSB एग्ज़ाम के लिए है। सो अब आप ये सोचिए कि आपका सिलेबस बहुत है, आपको बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ पढ़ना है। आप ये सोचिए कि जैसे वैकेंसी वगैरह एक बार निकलती है तो आपके पास में एक मौका है, और अगर आप वहाँ पे कुछ भी छोड़ के जाते हैं, जैसे कि कोई पोर्शन है जो आपको नहीं करना, या फिर आपने सोच रखा है कि हमें तो कुछ भी मतलब याद नहीं करना, सिर्फ समझ के जाना है इस तरीके से, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए और आप नहीं कर पाए तो आप बहुत गिल्टी फील करोगे, क्योंकि उस टाइम आप मीन्स अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि मिलने ही नहीं वाली तब तो। जॉब कब मिलेगी, मतलब जब आप क्लियर करोगे एग्ज़ाम, और क्लियर कब होगा, जब आप सब कुछ पढ़ के जाओगे, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ नहीं पता लगता कि क्या आने वाला है, और किसी को भी नहीं पता होता, वो तो जो एग्ज़ाम सेट करते हैं उन्हें पता होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ, जो भी मतलब जितना आप कर सको, उतना पढ़ के जाओ। और मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप NCERT पे अपना फोकस रखो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स देखा है मैंने क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है NCERT से क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो बेस होता है वो NCERT होता है, ये दो बातें उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, उन्हें इतना तो पता है कि NCERT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि नहीं, हम कुछ भारी भरकम सी बुक कर लेते हैं, नहीं ये बुक कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होना, क्योंकि आप जब तक एक सेलेक्टिव कंटेंट नहीं पढ़ के जाओगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बात आप अपने जो माइंड है उसमें सेट कर लीजिए, और पढ़ते हैं चलो आगे। सो इसमें कुछ मेथड्स हैं और स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है खानदिन टैंक नदीज, तो ये राजस्थान में यूज़ करा जाता है। बांधरस ताल्स, ये महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है। बूंदीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड है ये, मध्य प्रदेश और यूपी में यूज़ किया जाता है। पाइन्स और आहार्स बिहार में यूज़ कर जाता है। कूल्स ये कर जाता है हिमाचल प्रदेश में। पॉन्ड्स कर जाता है जमुई रीजन में। और इरिस मतलब टैंक्स ये तमिलनाडु में, और बाउली दिल्ली में। उसके बाद में एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द ग्राउंड, इसमें देखें ग्राउंड में वाटर स्टोर करने के क्या क्या फ़ायदे। तो स्टोर करने के पहला फ़ायदा तो है कि वाटर जो है वो एवोपरेट नहीं होता, मतलब उड़ के नहीं जाता, कहने का मतलब वेपराइज नहीं होता, ठीक है। दूसरा है जो वेल्स वगैरह हैं उन्हें रिचार्ज करने के यूज़ में आता है। तीसरा फ़ायदा है इसका, इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू फॉर वेजिटेशन, मीन्स जो ये एक तरीके से धरती में ना नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। और जो इसमें क्या होता है, देखिए जब ग्राउंड लेवल मीन्स ग्राउंड वाटर जब रिचार्ज होता है, अगर हम पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद में हम पानी मतलब ऐसे कहीं पे इकट्ठा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे। तो जो मॉस्किटो वगैरह है ना, मतलब मच्छर वगैरह भी ज़्यादा वहाँ पे नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि मच्छर कहाँ पे होते हैं, अगर खुले में मतलब कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे होंगे, और जब ग्राउंड वाटर में मतलब खुला तो नहीं है, तो वहाँ पे कहाँ से मच्छर होंगे, फिर नहीं होते। एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाई ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, वो ख़राब भी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है कोयल एंड पेट्रोलियम। कोयल एंड पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। कोयल पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो कोयल की फॉर्मेशन जो होती है वो जो ट्रीज़ वगैरह है ना, ट्रीज़ वगैरह धरती में मतलब नीचे दब जाते हैं, और काफ़ी टाइम बाद जैसे कि 300 मिलियन साल बाद ये मतलब इतना टाइम लग जाता है कोयल वगैरह को बनने में। पेट्रोलियम जो है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से बनता है, और किसके बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से, डेड मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि जो समुद्र वगैरह में नीचे दब जाते हैं ना, उनके बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से बनता है पेट्रोलियम। तो ध्यान रखिएगा, जो कोयल है वो तो ट्री के बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से बनता है, और पेट्रोलियम जो है वो
मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से। और जो ये डिकम्पोजिशन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये होता कब है? ये होता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। ये जो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है, और इसे भी बनने में मतलब काफ़ी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और ये इतना टाइम लेते हैं बनने में, तो जाहिर सी बात है ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही टाइम में मीन्स बन जाएंगे सिंपली। अभी आपने देखा कि बहुत टाइम बाद बनते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आते हैं, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो इन्हें एक तरीके से कम यूज़ भी करना है और कंजर्व भी करके रखना है। अब फ़िलहाल की अगर बात करें तो जो कोयल है, कोयल जितनी तेज़ी से अब यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से वो सिर्फ अगले 200 साल और चलेगा, इतना कोयल है फ़िलहाल। पेट्रोलियम जो है जितनी तेज़ी से अब यूज़ हो रहा है वो अगले 40 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। तो एक तो एयर पोल्यूशन होता है, जब कोयल वगैरह का कंबशन होता है हाइड्रोकार्बन रिलीज़ होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। डिसीज़ भी होती हैं कुछ कुछ, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है, थ्रोट प्रॉब्लम्स हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की मेन कोज जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये जो कोयल और पेट्रोलियम वगैरह है इनके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, और ये मेन ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग उसे बोलते हैं, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। फॉसिल फ्यूल शुड बी यूज़ जुडिशियली, क्योंकि मीन्स देख के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो लिमिटेड अमाउंट में ख़त्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में, और दूसरा अगर एक बार ख़त्म हो गई तो इतनी आसानी से, मतलब इतने कम टाइम में वो दोबारा से नहीं मिलने वाले, क्योंकि उन्हें तो बहुत आराम से बनते हैं और बहुत टाइम के बाद बनते हैं। स्टेप्स टेकन टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोयल एंड पेट्रोलियम। अब इनका कोयल और पेट्रोलियम को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप मीन्स कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, फिर यूज़ में लाया जाता है। तो फर्स्ट है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर यूज़ नहीं कर रहे हो आप उनका, तो आप उन्हें स्विच ऑफ करके रखो, क्योंकि एनर्जी का यूज़ हो रहा है उसमें। और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसे करो जो एनर्जी इफ़िशियंट हो, मीन्स उसमें ज़्यादा एनर्जी ना लग रही हो, जैसे कि CFL वगैरह का यूज़ करना घर पे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, जैसे कि बस, मेट्रो, इंस्टीड ऑफ प्राइवेट व्हीकल। उससे क्या होगा, पेट्रोलियम वगैरह बचेगा। और फिर है मतलब कि लिफ्ट का यूज़ ना करके स्टेयर्स का यूज़ करो, क्योंकि उसमें भी तो एनर्जी लगती है। और दूसरी बात, उससे एक और फ़ायदा होगा, आपकी हेल्थ सही रहेगी। स्टेयर्स का यूज़ करोगे लिफ्ट की बजाय, तो हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर देखा जाए, अगर मतलब बड़ी सी बिल्डिंग है कोई, तो उसमें अगर आपको अभी स्टेयर्स का यूज़ करोगे तो आपको वर्कआउट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर है जब भी मतलब अगर पॉसिबल हो पाए तो सोलर कुकर्स का यूज़ करो। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि जो कोयल और पेट्रोलियम है, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, बचाया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो होगी एक नए टॉपिक के ऊपर। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।